आवर यूट्यूब चैनल। आई एम कीर्ति कौशिक एंड जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम अकाउंटिंग की कुछ डेप्थ के बारे में जानेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी, बट उस प्रोसेस को रन करने के लिए फ्रेंड्स हमें जरूरत होती है अकाउंटिंग के सिस्टम्स की। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी कंट्री को रन करने के लिए हमें जरूरत होती है उसके सिस्टम की, वैसे ही हमें अकाउंटिंग को रन करने के लिए उसका सिस्टम चाहिए। हाँ, अकाउंटिंग के सिस्टम के बेसिकली दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है कैश और दूसरा है अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस जो होता है फ्रेंड्स, वो हमें बतलाता है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं जो हैंड टू हैंड हो रहे हैं। जैसे कि हम डी मार्ट में जाते हैं या रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, ऐसी जगहों पे फ्रेंड्स हम हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू करें या फिर कैश में पेमेंट करें। तो ऐसी जगहों पे जब हम हैंड टू हैंड पेमेंट करते हैं तो वहाँ जो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ हैंड टू हैंड रिकॉर्डिंग भी होती है, इसीलिए हम इसे कैश बेसिस कहते हैं। वहीं अक्रूवल बेसिस में फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक इसका ऑपोजिट होता है। जस्ट सपोज कि आप कुछ फ्लोर लेने अपने पास के जनरल स्टोर गए हैं और आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स जो जनरल स्टोर का जो शॉपकीपर है वो आपको अगर जानता है और आप उसके एक रेगुलर कस्टमर है, ऐसे केस में वो आपको जो फ्लोर है उसे उधार पे भी दे सकता है, क्रेडिट पे भी सेल कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम उसे फाइनेंशियल टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे और उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस की तरह। इसलिए अकाउंटिंग में ये दोनों ही सिस्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें कैश और अक्रूवल बेस दोनों पे रिकॉर्डिंग होती है। नाउ फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी सिस्टम की, तो जैसे कि हमारा जो इंडिया का सिस्टम है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे रन करता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क देता है, उसका प्रियम्बल। उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो रन करता है उसके प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस है जिस पे हम कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस लगाते हैं। There are 11 concepts and 3 conventions. Concepts कैसे होते हैं? Concepts क्या होते हैं फ्रेंड्स? Concept वो होते हैं जो assumption की बेसिस पे होते हैं, like जो universal assumption होता है, जैसे कि हमारा gravitational law जो है वो एक universal assumption है। ये universally applicable है कि gravitational force तो हर जगह ही होता है। वहीं assumptions कन्वेंशंस होते हैं वो डेरिवेशंस पे बेस्ड होते हैं। डेरिवेशंस जो हमने रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज को रन करके डिराइव किया है। अभी हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट्स की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन कंसेप्ट्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट्स जो है वो बेसिकली अज्यूम किए गए हैं और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो उनमें से जो पहला अजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स वो हमें ये कहता है कि ये जो बिजनेस एंटिटी है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यानी कि इनफिनाइट टर्म्स के लिए रन होती जाएगी। और बिल्कुल इसी बेसिस पे हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो शेयर्स है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आगे जाके हमें रिटर्न देगा। यानी कि ये जो बिजनेस एंटिटी है जिसकी शेयर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आगे इनफिनाइट टर्म्स तक रन करेगी और आगे जाके हमें इन पे कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर देगी। और इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं और ठीक इसीलिए बहुत सारी बैंकिंग कंपनीज जो है वो बिजनेस एंटिटी को लोन भी देती है, बिकॉज दे बिलीव कि इट्स अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और बिजनेस एंटिटी अगर कोई है तो वो इनफिनाइट टर्म्स तक रन करती रहेगी until and unless it doesn't goes to insolvency. Now जो सेकेंड टर्म है वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम
सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों टर्म्स में आप जरा गौर फरमाइए। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी से हमारा मतलब है कि जो बिजनेस एंटिटी है, मान लीजिए ये हमारी एक फर्म है और ये उसका ओनर है, तो जो ओनर है वो अपनी जो एंटिटी है, उसकी जो बिजनेस एंटिटी है वो उससे बहुत डिफरेंट है। यानी कि ये जो ओनर है वो इस फर्म से जो इससे फर्म से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो उसका पार्ट तब तक नहीं है जब तक बिजनेस उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। और इनफैक्ट जब हमने लीगल एंटिटी की बात करी तो यहाँ पे ये जो फर्म है ये लॉ के टर्म्स में एक पर्सोनिफाइड वे में देखी जाती है, और इसीलिए लॉ इससे ये मानता है कि जो बिजनेस एंटिटी है वो अपने नाम पे लैंड परचेज कर सकती है, अपने नाम से प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, अपने नाम से किसी भी पर्सन को स्यू कर सकती है, यहाँ तक कि अपने ओनर तक को स्यू कर सकती है। इफ देयर आर एनी इलीगल थिंग, तो वो अपने ओनर को स्यू कर सकती है और ओनर या कोई सेकंड पर्सन उसे स्यू कर सकता है। ओके, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी विद द टर्म इटसेल्फ हमें ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर रन हो रहा है तो वो फाइनेंशियल टर्म्स में होता है। कोई भी इवेंट होता है तो वो फाइनेंशियल टर्म्स में होगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे इवेंट बिजनेस में कोई स्ट्राइक हो गई, लेबर्स ने कोई स्ट्राइक कर ली, या कोई एम्प्लॉय जो है वो वेव ऑफ कर गया, या कोई एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, प्रोपराइटर की डेथ हो गई, डायरेक्टर की डेथ हो गई, ऐसे इवेंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे बिजनेस को लॉस देते हैं या गेन देते हैं। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम अपने अकाउंटिंग में शो नहीं करते, हम उन्हें केवल और केवल फाइनेंशियल टर्म्स में ही शो करते हैं, यानी कि केवल मनी के टर्म्स में। लाइक हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है फॉर से ₹25,000, तो हम उसी 25,000 वो रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ऐसे इवेंट्स को जो इफेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है ना। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हमें ये बतलाता है कि जो कॉस्ट, जो भी असेट्स है बिजनेस की, जैसे भी असेट्स है, फॉर से कि मैंने एक लैंड परचेज किया है, ये मेरा एक लैंड है, मैंने इसे परचेज किया है फॉर से ₹2 लाख का, तो ये हमारे बिजनेस का जो है ये एसेट हो गया, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस के लिए इसको परचेज किया है। और ये लैंड की जो प्राइस है अगले साल 6 लाख की हो जाती है। हम अज्यूम ऐसा जनरली होता है कि हमारी जो लैंड की प्राइसेस है वो एप्रिशिएट होती ही रहती है, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट उसका बढ़ता ही है, तो अज्यूम करते हैं कि ये 6 लाख का हो जाता है, तो हम अगले साल हमारे अकाउंट्स में इसको 2 लाख पर ही दिखाएंगे, ना कि 6 लाख पे, क्योंकि ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। हम इस पे वही प्राइस दिखाते हैं जिस पे हमने इसे परचेज किया, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे, और इसीलिए हम इसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास्ट बेसिस पे होता है कि हमने पास्ट में क्या परचेज किया है, किस प्राइस पे परचेज किया है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, हमें उसे उसी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। हालांकि ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट जरूर करता है, लेकिन ये हमारी अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग को इफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए फ्रेंड्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि जो असेट है हमें उसे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना होगा। So that's all for today, friends. I will discuss about more concepts in our next video, यानी कि second part of this accounting principles. So till then, please like, share and subscribe.